नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लेट्स स्टार्ट। प्लीज गो टू द सेक्शन 19 इलस्ट्रेशन ए। Section 19, illustration A. If A intending to deceive B, see the line. A intending to deceive B. These are the lines as used in section 17. है कि नहीं है? A intending to deceive B falsely represents that 500 mounds of indigo are made annually at the factory. This is a fact statement of fact regarding the annual production in the factory, है कि नहीं है? And what is the intention? Intention is to deceive. Intention is to deceive, first part. Second part, this is a statement of fact regarding the annual production at the factory. Thereby induces B to buy the factory and the contract is voidable at the option of B. समझ में आता ही नहीं है ये? तो this is what suggestion of fact, untrue facts कर लेंगे आप लोग। Now come to this case is very important, Eddington versus Fitzmaurice। Eddington versus Fitzmaurice case very important case है ये, ध्यान रखना। A company was in great financial difficulties, a company was in great financial difficulties and needed funds to pay some pressing liabilities। It means what? Debt में है and now he has to pay its debts। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में, डिफिकल्टीज है, पैसा नहीं है कंपनी के पास चलाने के लिए, लोगों को लोन देने हैं, वापस करने हैं, he had to refund liabilities, बिल्स पेमेंट करनी है। समझ में आ गई बात? एंड द कंपनी रेज द अमाउंट बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स। नाउ while raising the loan the directors stated that amount was needed by the company for its development। एक्चुअली में क्या है? दे रेज द फंड्स फॉर पेइंग देयर लाइबिलिटीज। इन एक्चुअली व्हाट इज द ट्रूथ? दे नीडेड फंड फॉर द पेमेंट ऑफ देयर डेट्स, देयर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, बट दे रेज द लोन स्टेटिंग द फैक्ट, व्हाट फैक्ट? दैट द फंड इज नीडेड बाय द कंपनी फॉर इट्स डेवलपमेंट। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यू अप्रोच टू मी फॉर लोन कि आई शुड गिव क्रेडिट टू यू। आप लोग मेरे पास आते हैं कि मैं आपको लोन दूं। अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि जी मैंने बहुत सारा कर्जा ले रखा है और मुझे कर्जा उतारने के लिए आपसे कर्जा चाहिए, तो मैं दूंगा आपको? नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि मैं एक प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ, मैं एक बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, या मेरी जो फैक्ट्री है मुझे उसमें नई मशीन लानी है, मुझे उसमें एड ऑन करना है और उस बिजनेस एक्सपेंशन के लिए मुझसे लोन चाहिए, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ, कल को मेरा पैसा धीरे धीरे वापस भी आ जाएगा इससे, तो मैं आपको तभी दूंगा। आप समझ रहे हैं? देयरफॉर इन दिस, इसमें क्या हुआ इस केस में, एडिंगटन वर्सेस फिट्जमॉरिस में क्या हुआ? इस कंपनी को एक्चुअली में करनी थी पेमेंट्स, लाइबिलिटीज कम करनी थी अपनी। उन लाइबिलिटीज को दूर करने के लिए, पेमेंट करने के लिए उन्होंने लोन रेज किया, लोन लिया आगे से, और क्या कह के लिया कि ये जो हम लोन ले रहे हैं आपसे, ये कहाँ लगाएंगे? कंपनी के डेवलपमेंट में लगाएंगे हम इसके। So it was held that directors had committed a fraud. It was mounted, and the question will be asked from you that which out of the following cases is related to fraud? Don't forget Eddington case. Eddington case is famous case for the purpose of fraud. ये केस आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित केसेस में से कौन सा केस फ्रॉड से संबंधित है, एंड आंसर इज एडिंगटन नंबर 1। केस नंबर 1 आया, बहुत सारे केसेस हैं इसमें, कर लेंगे आप लोग। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए एडिंगटन के फैक्ट समझने हो तो एडिंगटन कंपनी, दिस कंपनी इज इन द ग्रेट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड देयरफॉर रेज्ड फंड्स, है ना। व्हाट वाज द फॉल्स स्टेटमेंट? दैट फंड्स नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंपनी। दिस वाज a false statement and therefore this false statement amounted to fraud. Fine, I hope it is very clear to you now. Now come to this.
mere silence is no fraud. Now whether mere silent, केवल चुप रह जाना, whether it will amount to fraud or not amount to fraud, it is very important. See this. So to constitute fraud, there should be representation as to certain untrue facts. ये हम लोग देख चुके हैं लोग. What is needed to constitute fraud? There must be some untrue statement of facts. पढ़ा ना हम लोगों ने अभी. यानी we are saying something, we are representing something which is not true. Also we have seen that in second number active concealment may also amount to fraud. लेकिन mere silence, केवल चुप रह जाना, कुछ नहीं बोलना, किन्हीं फैक्ट्स को आप लोगों ने चुप कर लिया. देखिए दो चीजें हैं, इनको समझिए आप तीन को. एक है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, एक है एक्टिव कंसीलमेंट, एक है मियर साइलेंस. These are three different aspects of your expressions. Are you getting it or not? देखिए, see, in this case you are falsely representing something. You are falsely representing something. But active concealment and mere silence should be distinguished by you. In case of active concealment, you are actively concealing something, and this will amount to equivalent to a statement. But in this case of mere silence, you are not doing any active role. You are just passively mere silent on certain aspects. एक चीज है छुपाना, एक्टिवली कंसील करना किसी चीज को, एक है चुप रहना, कुछ बताया नहीं आपने उस बारे में. दोनों मंत्र समझ रहे हैं आप, है ना? बिकॉज एक्टिव कंसीलमेंट विल अमाउंट टू, इट इज इक्विवेलेंट टू ए स्टेटमेंट. व्हाई? बिकॉज इन दिस केस देयर इज पॉजिटिव एफर्ट टू कंसील द ट्रूथ. एक्टिव कंसीलमेंट में आप किसी सच्चाई को छुपा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसकी शादी होनी है? यश की होनी है. लड़का शादी योग्य हो भी गया. अब एक तो ये होना, देखिए भाई साहब लड़की देखने चले गए, लड़की के बारे में पूछताछ हो रही है. अब कुछ बारे में इन्होंने ये अपने आप में मन में मान लिया कि पढ़ी लिखी तो होती ही आज की लड़कियां. ना इन्होंने पूछा कितनी पढ़ी लिखी है, ना लड़की वालों ने बताया. लड़की वाले सिर्फ ये कहते रहे गुणी है लड़की, गुणी है लड़की, पढ़ी कितनी है ये नहीं बताया क्योंकि पूछा नहीं. अब they remained mere silent on this. तो this is case of mere silent on certain aspect. अब एक ये है कि लड़के ने पूछा कि जी लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, चलो चाय लो आप, तो एक्टिवली कंसील द ट्रूथ. फिर घूम फिर के अच्छा लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, अरे ये नहीं खाया आपने, लड्डू तो खाओ. तो मीन्स यू डाइवर्टेड दोज फैक्ट्स फ्रॉम डिस्क्लोजर. You made some positive effort to conceal the truth. समझ रही हो नहीं? दिल के करीब है सब लोगों के टॉपिक ना ये, शादी से शादी करा दो बस. तो दिस इज पॉजिटिव एफर्ट टू कंसील द ट्रूथ. तो दिस इज mere साइलेंस एंड पॉजिटिव एफर्ट टू कंसील. तो आई होप ये थ्री डिफरेंट फ्रेजेस है, इनको समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए ये टेक्स्ट बुक में कब आप पढ़ लोगे, कब आपकी नजरों से निकल जाएगा, समझ नहीं पाएंगे टेक्निकलिटीज को. और मेरी एफर्ट्स हमेशा यही होती है कि जब मैं पढ़ाऊँ तो फिर वो ज़बरदस्त होना चाहिए, समझे? और उसी का नतीजा है कि इन तीन वर्ड्स को आप लोग ढंग से टेक्निकली समझाया नहीं है, लेकिन ये समझाने का तरीका है आपके सामने. बस मियर साइलेंस, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. आपसे पूछा नहीं गया आप चुप हो, है ना? लेकिन जब से पूछा जा रहा है, यू आर मेकिंग पॉजिटिव एफर्ट्स टू कंसील द ट्रूथ. छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इट विल अमाउंट टू स्टेटमेंट. जैसे आपने लगभग दोनों ही बातें हैं, झूठ कहना या जानबूझकर झूठ छुपाना, एक ही बात है. सो फॉर दैट पर्पस इट इज गिवन इन योर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17. प्लीज गो टू द एक्सप्लेनेशन सेक्शन 17. क्या कहता है एक्सप्लेनेशन? मियर साइलेंस, एंड लास्ट में लिखा है इज नॉट फ्रॉड. मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड. कैसा? मियर साइलेंस एज टू फैक्ट्स likely to affect the willingness of a person to enter into a contract. समझिए इसको इस तरीके से. You see this? Mere silence, केवल चुप रहना,
लेकिन उस चुप्पी से असर क्या हो रहा है? एज टू फैक्ट्स likely to affect the willingness of a person to enter into contract. ऐसी चुप्पी जिससे कि असर ये हो कि सामने वाला व्यक्ति की जो है उसकी कॉन्ट्रैक्ट करने की इच्छा शक्ति बढ़ जाए. एज टू अफेक्ट, लाइकली टू अफेक्ट विलिंगनेस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. ऐसे चुप्पी नहीं कि चुप बैठे थे. चुप्पी कौन सी चुप्पी की बात कर रही है? जिस प्रकार के चुप रहने से सामने वाले व्यक्ति की इच्छा शक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने की बढ़ गई, वैसी चुप्पी भी फ्रॉड नहीं होगी. इज नॉट फ्रॉड. इट मीन्स मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड. ये बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए. एंड मैनी टाइम्स क्वेश्चंस इन मेंस एज वेल एज इन प्रीलिम्स आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पॉइंट एज वेल, कि वेदर मियर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड और नॉट. इट इज नेवर ए फ्रॉड. कैसे? आपके उसमें लड़की जो है तुतलाती है ना. अब लड़की दिखा दी गई, अब बोले ना लड़की बोलेगी नहीं. वैसे ये देखो, समझो बात को. लड़का लड़की देखने के लिए आया, लड़की तोतली है ना, लेकिन फिर भी चाय प्लेट वगैरह जो कस्टमर तरीका है वो बेचारी आई और बैठा देगी सामने वो. सही है. और अब जैसे लड़के ने कोई प्रश्न किया कि व्हाट्स योर नेम, तो सासू जी बोली इसका नाम ये है, जूली है. ठीक है जी, कहाँ पढ़ी है? जो भी कुछ पूछे, कभी ससुर जी जवाब दे दें, कभी भैया दे दे, कभी लड़की को बोलने का मौका ही नहीं आया, है ना. इट इज पॉजिटिव एफर्ट टू कंसील द ट्रूथ. समझ रहे हैं आप. लेकिन एक है मियर साइलेंट रह जाना, ना वो बोले ना हम बोले, ना कुछ बात ही नहीं हुई इस पॉइंट पर. अब तो दिस विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. कर लेंगे आप लोग. नाउ प्लीज कम टू द सेकेंड पार्ट. This is, unless circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is in itself equivalent to speech. These are the two circumstances. Now the general rule is this. Mere silence is not fraud, but there are two exceptions to this general rule. What general rule? Mere silence does not amount to fraud. ये हुआ जनरल रूल. इसके एक्सेप्शन है दो. क्या? When it is the duty of the person keeping silence to speak. जब चुप रहने वाले व्यक्ति का अपने आप में कर्तव्य होता है कि वो बोले और तब चुप रह जाए, then mere silence will amount to fraud. Yeah, unless his silence is in itself equivalent to speech. जब उसकी चुप्पी ही अपने आप में बोलने के बराबर हो. इस लाइन का मतलब समझते हैं? साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच. प्लीज रेज हैंड अगर समझते हो तो. जैसे मान लीजिए रमेश जी घर गए अपने, है ना, पहले पढ़ाई करी, फिर बिजनेस करा, घर पहुंचते पहुंचते 10 बज गए, लेट हो गए थोड़ा सा. अब इनकी जो श्रीमती जी हैं वो बोल कुछ नहीं रही, लेकिन सब कुछ बोल रही हैं. ऐसी सिचुएशन आपने देखी होगी घरों में जहां एक आदमी चुप होकर के ज्यादा बोल जाता है. अब रमेश जी घबराए फिर रहे हैं कि कम से कम कुछ बोले तो मैं एक्सप्लेन करूं बात, मैं कहाँ था. अब वो चुप, खाना रख दिया, सारे काम हो रहे हैं. नाउ बताइए, ऐसे सीन देखे है ना जहां पर इंसान साइलेंस भी अपने आप में इक्विवेलेंट टू स्पीच होती है. तो खैर ये तो मैंने एक फनी तरीके से बताया कि साइलेंस का मतलब क्या निकल कर आ रहा है. देखिए हमने जनरल रूल क्या पढ़ा कि मियर साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, लेकिन उसके हैं दो अपवाद. पहला अपवाद क्या है? ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक. जो व्यक्ति चुप है, जब उसका अपने आप में ड्यूटी हो कि वो बताए बात को और फिर भी नहीं बता रहा, इन दैट केस मियर साइलेंस इज फ्रॉड. दूसरी बात यह है जहां पर साइलेंट अपने आप में बोलने के बराबर हो, इक्विवेलेंट टू स्पीच हो, तब भी साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड. अब ये कैसे होगा इसको समझिए. देखिए मियर साइलेंस इज नो अमाउंट टू फ्रॉड, इसका वो समझिए. ए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज नॉट ऑब्लाइज टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग टू द अदर पार्टी. इफ आई एम सेलिंग यू समथिंग, if I am offering you something, so I am not obliged to disclose each and everything to you. If the person is to sell his goods,
ही इज अंडर नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स इन हिज गुड्स। उसकी अपनी उसमें क्या कमियां हैं, वस्तु में क्या कमी है, मैं जरूर नहीं बताऊंगा। सब देखो, ये आम बेच रहा हूं मैं, लेकिन देखो आम की गुठली बहुत मोटी है, आम पका हुआ नहीं है, इसमें केमिकल लगाए गए हैं। ये सारी ड्यूटी मेरी नहीं है बताने की है। आई एम सेलिंग गुड्स, गुड्स आर बिफोर यू, है ना। आई एम नॉट सपोज टू डिस्क्लोज यू डिफेक्ट्स, है ना। जैसे आगे समझिए, लेकिन इफ ही मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट एज टू द क्वालिटी ऑफ हिज गुड्स इट वुड बी फ्रॉड। कैसे? देखो, ये कहना कि आम बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं, नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स, और गुठली तो है ही नहीं इसके अंदर, नाउ यू आर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट। ये कहना कि हमारी लड़की जैसी सद्गुणी लड़की तो देखी ही नहीं होगी आपने, है ना, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत मेहनती और सब कुछ है, तो ये हुआ फॉल्स स्टेटमेंट। अब ये हुआ कि जो लड़का नहीं लड़की देख लेगा, इनकी मर्जी है तो आगे बात बढ़ाएंगे, इसमें हमने जिम्मेदारी हटा ली अपनी। वी आर नॉट सेइंग कि 10 बजे सो के उठती है यार, खाना बनाती नहीं है, लड़ती झगड़ती है, सारे इसके स्मोकिंग और दिस दैट सब कुछ, डिस्को उसको सब कुछ मैं नहीं बता रहा। तो इट इज नॉट कीपिंग साइलेंस, इट इज नॉट कीपिंग साइलेंस। लेकिन ये कहना द गर्ल इज वेरी गुड, है ना, या मान लीजिए ये कहना उल्टा कर देते हैं, अनुराग की शादी के मामले चल रहा है, अब अनुराग के पापा ये कहें कि लड़का देख लो, आप पसंद आ रहा तो ठीक है, ले जाओ साथ में अपने। तो इट इज व्हाट ही इज नॉट मेकिंग एनी फॉल्स स्टेटमेंट, ही इज नॉट टेलिंग देम दैट ही इज अ रेगुलर क्लाइंट ऑफ जावेद हबीब, है ना। ये कहाँ पैसे उड़ाता है, डिस्को में जाता है, घूमता फिरता रहता है, दुनिया भरे में घूमता रहता है, वो मैं नहीं बता रहा हूं एज ए गार्जियन। तो इट इज नॉट माई ड्यूटी। इफ यू वॉन्ट टू मैरी दिस बॉय, यू डू योर रिसर्च, है ना। तो मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड कीपिंग मम इज डिफरेंट थिंग। So if I am saying something false statement, it may amount to fraud, but if he merely keeps silence as regards the defect in them, there is no fraud. Why? Because this is, आप लोगों ने पढ़ा होगा, caveat emptor. In case of sale of goods, the rule is what? Caveat emptor means buyer beware, which means it is the duty of the buyer to be careful while purchasing the goods. जो स्थान जो परचेज कर रहा है वही देखे उसको पर्पज को सूट कर रही है या नहीं कर रही है या नहीं, वो समझे नहीं, कर लेंगे आप। लेकिन जैसे दिस इज द इलस्ट्रेशन फॉर यू, 17 का ए, इफ ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी ए हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड। ए को पता है कि घोड़ा अनसाउंड है, तब भी बेच दिया ऑक्शन में, बट ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्स अनसाउंडनेस। अनसाउंडनेस के बारे में कुछ कहा नहीं है उसने, ए सेज नथिंग। This is not fraud, and please write down very important illustration. You write very important, because many times prelims question are asked from this illustration itself. अगर आपने पढ़ा नहीं है, if you have not understood this explanation, you will definitely say this is a case of fraud. अगर आपने पढ़ा नहीं होता, you would have thought it to be a fraud, because you are selling something unsound horse. You know it and you are selling it is a fraud, but it is not actually, because now seller is keeping mum only. And please see this again, D पर आ जाइए, lesson D. If A and B being traders enter into a contract, A and B are what? Traders. They enter into a contract. A has private information of a change in prices which would affect B's willingness to proceed with the contract. Now I have the, suppose this is dealing of some kind of property, and now I have come to know the rate has come down, and if B is comes to know this, B will not enter into contract, but I don't tell him कि मेरे प्राइस सस्ती हो गई, क्यों कहूँगा मैं ऐसा? तो this is not from, A is not bound to inform B. समझ में आ गई बात? कर लेंगे, प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ रही हो तो। छोटी सी बातें हैं देखो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे ही एक केस है, कीट्स वर्सेस लॉर्ड कैडोगन। कीट्स
पहला केस कौन सा आया था आपका, एडिंगटन, है ना। दूसरा केस कौन सा आया ये, केट्स, वेरी इंपॉर्टेंट केस। ए लेट हिज हाउस टू बी विच ही न्यू, सी ही न्यू वॉज इन ए रूनियस कंडीशन। ए लेट हिज हाउस टू बी, ए ने उसको अपना मकान किराए पर दे दिया है, ये जानते हुए कि वो खराब कंडीशन में है। He also knew that house is going to be occupied by B immediately, that B will immediately occupy it. A did not disclose the condition of the house to B. It was held that he had committed no fraud. It means mere silence does not amount to fraud. समझ में आई बात? Again, Sri Krishna versus Kurukshetra University, very important case laws. Sri Krishna, a candidate for the LLB Part 1 exam. आपका अपना भाई बंधु श्री कृष्ण, a candidate for LLB Part 1 exam who was short of attendance. बिल्कुल क्लोज का भाई आप लोगों का. Who was short of attendance did not mention that fact himself in the admission form for the examination. उसने खुद ये बात नहीं बताई कि मेरी अटेंडेंस शॉर्ट है. सही है. ही इज द स्टूडेंट ऑफ LLB Part 1, attendance short, but he did not mention this fact in the examination form. Neither the head of the department nor the university authorities made proper scrutiny to discover the truth. The university did not make any effort, head of the department did not make any effort. It was held by the Supreme Court that there was no fraud by the candidate just because he remained silent on his part. It is not the fraud on his part. University had no power to withdraw the candidature of the candidate on that account. कर लेंगे आप या नहीं, बोलो है ना. ठीक है, वीडियो देख लिया, आपको पसंद आया होगा, आई नो इट. लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा फेलियर्स क्यों होते हैं, जो सेल्फ डाउट करते हैं. तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, बस आपको हमेशा अपने से कहना है कि आप जज बनेंगे, 100% बनेंगे. बस आपको लगातार पढ़ना है. तो बस विदाउट वेस्टिंग टाइम, गो टू द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग. थैंक यू.